आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे डिफ़ॉल्ट 3ds Max का कैमरा आता है फिजिकल कैमरा। पिछले कुछ 3ds Max के वर्जन में ये कैमरा उतना ये पावरफुल नहीं था, लेकिन अब मैक्स वालों ने उसको इतना अपग्रेड कर दिया है कि आप वी-रे या कोरोना जो है उनका कैमरा ना यूज़ करते हुए आप डायरेक्टली वी-रे का फिजिकल कैमरा यूज़ कर सकते हो। जो रियल टाइम सिनेरियो होता है, कभी लाइट कम होती है, इवनिंग शॉट्स होते हैं, नाइट शॉट होते हैं, जैसे स्काई वगैरह हो गया या फिर डे सीन ऐसा होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट होता है, जैसे सन होता है ना दोपहर के 12-1 बजे बहुत हार्श सन होता है। इस तरह के सिचुएशंस रियल टाइम में होते हैं। इस तरह के सिचुएशन को कवर करने के लिए उस कैमरे में सेटिंग्स दिए हुए होते हैं। अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफर रहा हो उसको आसानी से समझ में आता है, लेकिन सेम अपने 3ds Max में इस कैमरे के साथ भी हम वो चीज़ें कर सकते हैं। तो चलो सीधे मैक्स में चलते हैं और हम एक एक चीज़ कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कैमरा ले लिया है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए फिर से कैमरा ले लेता हूँ। ये मेरा सिंपल सीन है, एक स्पेयर है, शेडर बॉल और ये एक यहाँ पे फ्लोर जैसा एक दिया है। इसको टेलीग्राम में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अगर प्रैक्टिस करना हो तो। ठीक है, तो ये टॉप व्यू है। यहाँ से सिंपल आना है कैमरा, फिजिकल कैमरा, और यहाँ से जस्ट ड्रैग करना है। ठीक है, मैं अभी एक आपको इम्पोर्टेंट टिप देता हूँ। इसको आप परफेक्टली कैसे ऐसे हॉरिजॉन्टल अलाइन कर सकते हो। आप स्नैपिंग वगैरह से कर सकते हो, लेकिन इससे भी मैं इजी मेथड आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्लैट सरफेस चाहिए। अब ये फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा कर्व है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स लेता हूँ। ऐसे पर्सपेक्टिव में आते हैं, फिर से जाएंगे कैमरा में। यहाँ पे आप कैमरा कैसे भी ड्रॉ कर लो, आप चाहे कैसे भी कहाँ पे भी ड्रॉ कर लो, कोई इशू नहीं। सिर्फ आपका कैमरा सिलेक्शन में होना चाहिए। आपको आना है यहाँ पे अलाइन में, और ये कैमरा दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो आपका कैमरा सिलेक्शन में है। आपको किस सरफेस पे आपका कैमरा फोकस करना है, जस्ट उस पर क्लिक कर दीजिए। आपका कैमरा उस सरफेस के साथ अलाइन हो जाएगा। तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। अभी ये परफेक्टली आ चुका। यहाँ पे हम फिर से जाएंगे टॉप व्यू में, और यहाँ से हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सी प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हो। अब मिडल माउस से अगर मैं पैन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हमारा कैमरा भी उसके साथ साथ मूव होगा। तो मैं इसे परफेक्टली यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ पहले। तो सेटिंग में चलते हैं। ये जो कैमरा है इसको पहले लॉक कर लेंगे, तो जब भी मैं कुछ रेंडर करूँ तो यही रेंडर हो। तो यहाँ पे मैंने पिछला वाला कैमरा जो किया था, टेस्ट किया था, उसको निकाल देंगे हम लोग। अभी फिर से उसको रेंडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो परफेक्टली कैमरा प्लेस हो चुका है यहाँ पे। तो इसे सिलेक्ट करके सीधे चलते हैं मॉडिफाई में। मॉडिफाई में आने के बाद मैं सबको मिनिमाइज़ कर देता हूँ पहले, तो आसानी से आपको मैं एक एक चीज़ बता सकूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले बेसिक में आओगे आप, यहाँ पे एक दो ऑप्शन है यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है टारगेटेड। टारगेटेड यानी इसका जो भी टारगेट होगा इसको हम टारगेट कैमरा बोलते हैं। अगर आपको फ्री कैमरा चाहिए तो आप यहाँ से इसको निकाल सकते हो। आप आसानी से कहीं पे अगर कोई ऑब्जेक्ट या कार के आगे कुछ लगाना है, इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर आर्किटेक्चर की हम बात करेंगे तो हमें टारगेटेड चाहिए। अगर विदाउट टारगेट चाहिए तो आप यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है, टारगेट डिस्टेंस, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ये कम ज़्यादा हो रहा है, देखिए। ओके, और इसको टारगेट रखेंगे फ़िलहाल के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ इसके कौन्स है, यानी ये जो दिख रहा है अभी, इसको रखना है नहीं रखना है, इस तरह से। तो इसको हमेशा मैं अभी सिलेक्टेड, जब कैमरा सिलेक्ट करता हूँ तब ये शो होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि ये कितने एंगल में है और कहाँ तक इसका एरिया कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये आगे चल के काम में आएगा अपने को। तो उसके बाद एक ऑप्शन है शो हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे नाम है इसका। अब जैसे ही इसको प्रेस करते हो आपको एक यहाँ पे लाइन दिखेगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी जैसे होता है ना कि आपको अगर बैकग्राउंड इस कैमरे के साथ या अपने सीन के साथ मैच करना है, या फिर आपको ऐसे प्लेस करना है कैमरा की परफेक्ट वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम इसको थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, तो ये अभी
ऑलमोस्ट इस तरह से अच्छा काम करता है, क्योंकि जो आप आर्किटेक्चर फोटोग्राफी देखे हुए तो नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा कम और ऊपर वाला स्काई जो होता है ना थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे कभी भी, तो एक अच्छा सीन बन जाता है। तो नॉर्मली कभी याद रखिए थोड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन आँखों के थोड़ा नीचे हो, ठीक है। तो ये होगा इसका हॉरिजॉन्टल लाइन, आप इसे चाहे तो ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये होगा बेसिक इसका। तो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे वीरे प्रॉपर्टीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा अभी ये मोटिव नहीं है कि वीरे का कुछ यहाँ पे बताऊँ। मेरा फोकस यहाँ पे सिर्फ मैक्स का जो डिफ़ॉल्ट कैमरा है उस पे है फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है वैसे। तो इसके बाद का ऑप्शन आता है यहाँ पे फिजिकल कैमरा, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए फिल्म और सेंसर है। तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं, जैसे अभी डिफ़ॉल्ट जो है वो 35 mm का है फुल फ्रेम। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो आपका देखिए फील्ड ऑफ व्यू यहाँ से चेंज होगा। तो अगर आप यहाँ पे ये जो स्पेसिफाई FOV यानी जो फील्ड ऑफ व्यू है आपका मैनुअल होगा तो ये काम नहीं करेंगे, देखिए। तो इसे आपको प्रीसेट यूज़ करने के लिए आप इसको बंद करना पड़ेगा, तब जाके आप इसे यहाँ पे देख सकते हो ये उस कैमरे के सेंसर के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट हम 35 mm यूज़ करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि कोई प्रीसेट यूज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और जो इसका विड्थ है ये भी डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं लेंस, और इसमें है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी लेंस और यहाँ पे देखिए लेंस और जो सेंसर होता है कैमरे का उस बीच में का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे इसको बढ़ाते हो आप तो आपको नैरो मिलेगा। नैरो यानी आपका फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाएगा। जो भी आपके अगर आपको एक सिंपल ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है तो आप यहाँ पे हायर मिलीमीटर वाला फोकल लेंथ यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वाइडर शॉट चाहिए, यानी जो अगर आप लैंडस्केप ऐसे कुछ फोटोग्राफी कर रहे हो, आपके उसमें पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर बहुत बड़ा स्केल में आपको फ़ोटो चाहिए, तो आप ये इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सिंपल यहाँ पे 30 to 35 mm का जो लेंस यहाँ पे फोकल लेंथ होता है, तो 35 mm का जो फोकल लेंथ है वो एक बेटर माना जाता है, क्योंकि वो अपने ह्यूमन आई के साथ कोऑर्डिनेट करता है, यानी सिमिलर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे स्पेसिफाई, यानी आप मैन्युअली कर सकते हो। मैन्युअली कितने डिग्री का चाहिए, मान लीजिए मुझे 90 डिग्री का चाहिए, इसका अब फोकल लेंथ बन चुका है 90 डिग्री, या फिर आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह से डिग्री वाइज आप कर सकते हो। लेकिन इससे बेटर रहेगा आप ये फोकल लेंथ यूज़ करो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप, क्योंकि जो लेंस का जो होता है ना कितने mm का लेंस है, ऐसे बोलते हैं ना कि 50 mm, 35 mm, 70 mm ऐसे होता है ना, तो उस तरह से आप आसानी से काम कर सकते हो। अब इसमें आप अगर फाइन यहाँ पे जूम करना है, आपको इतना करने के बाद भी जूम करना है, तो आप ये जूम वाला फैक्टर यूज़ कर सकते हो यहाँ से, इस तरह से, ओके। आप यहाँ से जूम आउट फाइन कर सकते हो, आपको कितना चाहिए क्या नहीं है, ओके। तो इसके बाद है दोस्तों अपर्चर। अपर्चर यानी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, इसे एफ स्टॉप भी बोलते हैं, यानी कितना कम इसका नंबर होगा, वैल्यू होगा, उतना ज़्यादा ओपन होगा ये। यहाँ पे देख सकते हो आप, जितना कम नंबर उतना ही ओपन होगा, जितना ओपन होगा उतना उसके अंदर लाइट पास होगा, और जितना लाइट अंदर पास होगा उतना ज़्यादा आपका इमेज ब्राइटर होगा, और जितना इमेज ब्राइटर होगा तो इसके साथ साथ भी उसका डेप्थ ऑफ फील्ड भी आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत बढ़िया मिलेगा, ठीक है। और उसके अपोजिट जाओगे, जितना ज़्यादा का नंबर रहेगा उतना कम लाइट पास होगा अंदर, और उसका उतना डार्कन हो जाएगा इमेज आपका, और आपका डेप्थ ऑफ फील्ड भी क्रिस्प एंड क्लियर निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी डेप्थ ऑफ फील्ड उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। इतना याद रखना है, जितना ज़्यादा उतना ब्राइटर। तो यहाँ पे मैं कम करके इसको अगर मैं रेंडर करता हूँ, और यहाँ पे एक्सपोजर ये अभी डिफ़ॉल्ट है ना, यहाँ पे मैनुअल करेंगे तो मैं इसका सपोज एक्सपोजर 100 है, डिफ़ॉल्ट मान लीजिए 100, मैं इसको आगे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा करके आप देख सकते हो। तो ये जितना कम रहेगा उतना ब्राइटर रहेगा, और जितना ज़्यादा रहेगा उतना डार्कर रहेगा। हम इसे डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। आगे आप इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने सीन के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है फोकस। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये फोकस में यूज़ टारगेट डिस्टेंस है। इसका मतलब इसका हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका टारगेट डिस्टेंस जितना है वो उतना ले लेगा, ठीक है। या फिर ये सीन में किस पोजीशन पे प्लेस किया हुआ है और उसके जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर है, उसके हिसाब से वो फोकस कर रहा है, ठीक है। या फिर आप कस्टम कर सकते हो। कस्टम यानी देखिए आप मैन्युअली कर सकते हो आप, कि आपका जो टारगेट है वो तो यहाँ रहेगा, लेकिन आपका फोकल डिस्टेंस कितना रहेगा वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप
इसे कम ज़्यादा कर सकते हो इस तरह से। ओके। और लेंस ब्रीथिंग और कैमरा और ऑब्जेक्ट इसमें कितना डिस्टेंस है, और अपन अगर सपोज मैन्युअली आप यहाँ से कंट्रोल कर रहे हो उसको कितना डिस्टेंस चाहिए, तो ये जो भी आपके सीन में ऑब्जेक्ट्स है, इसको कैमरा के लेंस को समझना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, वो खुद मैन्युअली सिलेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी एनिमेशंस में उसको समझ में नहीं आता है कि कभी इस पे फोकस कर रहा है, कभी इस पे फोकस कर रहा है, होता है ना कि भी ये ब्लर हो जा रहा है, कभी ये ब्लर हो जा रहा है। तो उसको कवर करने के लिए आपको यहाँ पे लेंस ब्रीदिंग है, तो आपको इसको ज़ीरो कर देना है जब भी आप एनिमेशन से ऐसे कुछ रेंडर कर रहे हो, ठीक है। तो इसको ऑफ कर देना है। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, आप जहाँ पे फोकस कर रहे हो, मान लीजिए मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, तो आपके एनिमेशंस में भी वो वहीं पे फोकस रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे एक सिंपल ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हो इनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड। जैसे ही इनेबल करते हो कि ये आपका अपर्चर वैल्यू कितना है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। मान लीजिए ये मैं कम कर देता हूँ, तो अपना इमेज ब्राइटर हो जा रहा है। यहाँ पे मैं सिंपल मैनुअल है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ फिलहाल के लिए, तो आप देख पाओगे। तो पीछे का पूरा ब्लर हो चुका है, देखिए। अब मैं इसे 2 करता हूँ या 5 करता हूँ, देखिए इमेज डार्कर हो रहा है और उसके साथ साथ ब्लर भी कम हो रहा है, ठीक है। तो इतना याद रखिए, इसको बढ़ाएंगे तो ये शार्प आएगा और लाइट कम आएगी, ठीक है। ये तो इसको डिफ़ॉल्ट रख देंगे फ़िलहाल के लिए, और इनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड ऑफ कर देंगे और इसको यहाँ से बढ़ा लेंगे। डेप्थ ऑफ फील्ड अगर आप यूज़ करते हो तो आपका रेंडर टाइम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी पिक्सल है उसे कैलकुलेट करने में उसको टाइम लगता है, इतना याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आता है शटर स्पीड, यानी भी मैं बता देता हूँ आपको, 1 मिनट। तो शटर स्पीड यानी ये कब काम में आएगा आपको अगर हाई लेवल फोटोग्राफी करनी है, आपको मोशन कैप्चर करना है, ठीक है, लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स होते हैं, उस टाइम पे ये शटर स्पीड काम में आता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, जितना ज़्यादा इसका वैल्यू रहेगा उतना कम ये ब्लर होगा, और इसका वैल्यू अगर कम कर दोगे तो आपको मोशन ब्लर मिलेगा। होता है ना कि जैसे ये लाइट रेल है, या फिर अभी आपके सीन में अगर सपोज कार मूव कर रहा है तो उसको आपको दिखाना है, और या फिर कार को वही प्लेस पे रख के अगर आजू बाजू में जो भी झाड़ी वगैरह ऐसे होता है ना, उनको ब्लर करना है, तो उस टाइम पे ये शटर स्पीड काम करता है। मैं आगे चल के हो सकता है इस पर एक वीडियो बना दूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इतना याद रखना है, हायर वैल्यू यानी जो क्रिस्प एंड क्लियर आता है ना शॉट, उस तरह से आता है। अगर आपको वैल्यूज़ कम करेंगे तो आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे आपको मूव होते हुए नजर आएंगे, यानी उसको आपको ऐसे, यहाँ पे देख सकते हो इस तरह के शॉट्स, आप यहाँ पे कार पे फोकस हो रहा है, बाकी सब ऐसे लग रहा है कि ये कार मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे सीन क्रिएट होगा कि ये स्टिल इमेज भी है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि या तो कुछ ना कुछ तो मूव हो रहा है, एक तो बैकग्राउंड मूव हो रहा है, या तो कार आगे जा रही है और बैकग्राउंड पीछे जा रहा है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे अभी मूवेबल ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, तो यहाँ पे कुछ चेंज करके कोई ये नहीं है, फ़ायदा नहीं है। तो सिंपल आप मान लीजिए जैसे होता है ना कि 1000 है, यहाँ पे मैंने जैसे दिखाया, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, तो हमें क्रिस्प एंड क्लियर ही चाहिए, कोई हमारा भी मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो हम इसे जो डिफ़ॉल्ट जो होता है ना उतना ही वैल्यू रखेंगे। आप यहाँ पे फ्रेम्स रखिए या फिर 1 पर सेकंड रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इनेबल कर दोगे तो आपका ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो तब जाके ये ब्लर आपको नज़र आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद आता है एक्सपोजर यानी आप इसे सिंपल कह सकते हो आईएसओ। तो आईएसओ में और एक्सपोजर में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं बोलने को, लेकिन आईएसओ ये फोटोग्राफी का एक लैंग्वेज है, आप उसे एक्सपोजर बोल सकते हो। आपके सीन में लाइट को कम ज़्यादा करना है, उस टाइम पे आप आईएसओ यूज़ कर सकते हो। ऐसे कुछ सिचुएशन होते हैं जैसे नाइट रेंडर होते हैं, नाइट रेंडर करने होते हैं ना, या फिर फोटोग्राफी में नाइट कुछ शॉट्स लेने होते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, अगर आपको 100% आईएसओ बढ़ाना पड़ता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक होता है, जैसे ही आप आईएसओ बढ़ाओगे तो आपका इमेज तो ब्राइट होगा, लेकिन वहाँ पे नॉइज़ आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आईएसओ 30 to 100 कर दिया यहाँ पे, लेकिन इमेज ब्राइटर हो चुका है, लेकिन नॉइज़ आ चुका है। यहाँ पे आईएसओ 100 है तो कोई नॉइज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिखाने के लिए ऐसे किया है कि आप बोलोगे कि यहाँ पे डार्क क्यों नहीं दिख रहा है, आप अदर जो होता है ना अपर्चर वैल्यूज वगैरह कंट्रोल करके आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आईएसओ बढ़ेगा तो लाइट बढ़ेगी और उसके साथ नॉइज़ बढ़ेगा, इस तरह से। ओके। अभी रियल टाइम डीएसएलआर कैमरे में कैसे होता है कि अगर मान लीजिए आपको ब्लर भी नहीं चाहिए और आपका नाइट व्यू जो भी है वो लाइटन भी होना चाहिए, यानी ब्राइट भी दिखना चाहिए,
तो इसमें आप एक काम कर सकते हो कि आपका जो भी लेंस है, रियल टाइम में लेंस है, वो लॉन्गर एक्सपोजर वाला होना चाहिए, यानी आपको लॉन्ग शटर स्पीड यूज़ करना पड़ेगा। लॉन्ग शटर स्पीड यूज़ करोगे तब क्या होगा, आपका जो भी इमेज है वो मोशन ब्लर दिखेगा ना। जैसे अभी गाड़ियाँ मैंने दिखाया ना पिछली इमेज में, गाड़ी मोशन कर रही है तो मोशन ब्लर आ जाएगा। अगर मोशन ब्लर भी नहीं चाहिए और इमेज भी अगर ब्राइट चाहिए तो आपको चाहिए अच्छा लेंस, और अच्छा लेंस यानी आपको अच्छे खासे पैसे उसके लिए देने पड़ेंगे रियल टाइम में। लेकिन मैं अपना एक वर्चुअल कैमरा है, इस मैक्स में ये वर्चुअल कैमरा है, हमको इसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे टारगेट में आ सकते हो, और टारगेट यानी बाद ईवी दिख रहा है, ईवी यानी एक्सपोजर वैल्यू, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से इसको रेंडर करता हूँ। आप देखिए अगर ये ब्लैक आ रहा है तो यहाँ पे मुझे आईएसओ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसको मैं कम कर देता हूँ। देखिए तो नॉइज़ भी नहीं आएगा। इसका अच्छी बात यह है कि आपका इमेज ब्राइटर भी हो रहा है। तो इसका वैल्यू ऐसे कुछ रखिए कि आपका इमेज जो भी है ओवर एक्सपोज ना हो, और जहाँ पे भी जो हाइलाइट्स है आपके परफेक्टली आ जाए। इस तरह से आप उतना वैल्यू इतना रख सकते हो आप यहाँ पे। तो ठीक है, आपको मैन्युअली आपको आईएसओ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इसके बाद आता है वाइट बैलेंस। अब वाइट बैलेंस आप जान सकते हो, सिंपल सी चीज़ है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, अगर गोल्डन आवर्स जैसे होता है ना कि आपको शाम के वक्त है या फिर सुबह का वक्त है, उस टाइम पे सनलाइट जो होता है थोड़ा सा वार्म साइड में होता है। आपको इमेज में वार्म चाहिए या कूल जैसे होता है ना कि ब्लू टिंट चाहिए, उस हिसाब से वाइट बैलेंस काम करता है। यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन में आपको डिफ़ॉल्ट प्रीसेट दिए गए, आप इसको भी चेंज करके देख सकते हो कि आपको किस तरह से चाहिए, या कूल चाहिए या वार्म चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आपको ये सब चीज़ें यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पोस्ट प्रोडक्शन में कर सकते हो। तो इसके बाद आता है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर वैल्यू डिफ़ॉल्ट 6500। देखिए यहाँ पे मैं एक चार्ट दिखा देता हूँ आपको। ये केल्विन टेम्परेचर का चार्ट आप कहीं पे ओपन करोगे तो यहाँ पे अभी ये लाइट की वैल्यू है, ठीक है, कैंडल लाइट, डे लाइट या ब्लू स्काई, इस तरह से ये 5000 to 6000 रेंज में वाइट रहता है। इसको कम करोगे तो वार्म हो जाएगा, इसको ज़्यादा करोगे तो कूल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये हम लाइट में नहीं कर रहे, लाइट में वैसे होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप कम करोगे तो ये ब्लूअर टिंट की तरफ जाएगा। इसका जो लाइट है इसमें से येलो पूरा निकाल ले रही है, ये वाला कलर इसमें से निकाल कम कर रहे हैं, तो इसलिए कूलर बन जा रहा है। और इसको मैं ज़्यादा रखूँगा तो इसमें से ब्लू मैं निकाल दे रहा हूँ, मान लीजिए बड़ा कर देंगे, और ये वार्म आउट टोन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो 6000 टू जो इसकी वैल्यू होती है 5000 to 6500, तो यहाँ तक की वैल्यू इसके एक अच्छी खासी वाइट बैलेंस मानी जाती है, ठीक है। आप यहाँ से कस्टम भी कर सकते हो, आप कस्टम यहाँ पे कलर चूज़ कर सकते हो कौन सा चाहिए इस तरह से। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा सिंपल आपको करना है वाइट बैलेंस तो टेम्परेचर में आके इतना वैल्यू रखिए, या फिर आप पोस्ट प्रोडक्शन में इसको चेंज कर सकते हो। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पे सिंपल एक ऑप्शन है विनेटिंग। विनेटिंग आपको पता होगा, आपको किसी भी फोटोग्राफी में जो आपका ऑब्जेक्ट है फोटो में, उस ऑब्जेक्ट पे फोकस करने को मजबूर करता है, क्योंकि ये जो कॉर्नर्स होते हैं उनको थोड़ा सा डार्क कर देता है। मैं यहाँ पे ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी सब्जेक्ट है फोटो में उस पे ही फोकस रहेगा, उस पे ही ध्यान जाएगा। तो आप इसको अच्छा सा यूज़ करके आप अपने रेंडर्स में इसको आप अपने एलिवेशन पे ही फोकस करने लगा सकते हो, ना कि आजू बाजू का बैकग्राउंड। आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि जब भी आप कुछ क्लाइंट को दिखा रहे हो तो क्लाइंट को क्या दिखा रहे हो, आप एलिवेशन दिखा रहे हो। एलिवेशन दिखा रहे हो तो एलिवेशन पे ही फोकस करने को लगाइए उसे, ना कि आजू बाजू में। तो फर्स्ट थिंग आपकी नज़र जानी चाहिए एलिवेशन पे, उसके 2-3 सेकंड 4 सेकंड के बाद वो आजू बाजू देखना चाहिए, ठीक है। ये मेन फोकस होता है इसका, और इसमें विनेटिंग काम करता है। लेकिन यहाँ से विनेटिंग नहीं करेंगे हम लोग, हम इसको करेंगे पोस्ट प्रोडक्शन में, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसके बाद आता है बोके। बोके यानी ये डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ काम करता है। मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ। ये पीछे जो भी ब्राइट कुछ ऑब्जेक्ट रहने दो, या लाइट्स रहने दो, या कुछ हाइलाइट्स रहने दो, या रिफ्लेक्शंस रहने दो, ये उन सब को इस तरह से जब आप डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ करते हो तो उस लाइट्स को ये इस तरह के शेप दे देता है। आप यहाँ से सिंपल यूज़ कर सकते हो। देखिए, तो यहाँ पे इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं ये काम करता हूँ। इसका जो फोकस डिस्टेंस है इसको कम कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो फोकस डिस्टेंस है इसको हम कम कर देंगे।
तो आप देख सकते हो ये अभी इसका जो भी हाइलाइटेड एरिया रहेगा वहाँ से ये अभी सर्कुलर क्रिएट कर रहा है। तो इसको मैं ब्लेडेड कर देता हूँ, इसको और थोड़ा कम कर देंगे हम लोग। अब देख सकते हो आप यहाँ पे ये इस तरह से शेप क्रिएट कर रहा है। यहाँ से कितने ब्लेड चाहिए, अब मान लीजिए हम 3 रखेंगे तो यहाँ पे जो भी शेप्स दिखेंगे अभी आपको ट्रायंगुलर दिखेंगे। देखिए इस तरह से दिख रहा है ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर। तो ये इस तरह से काम करता है। आप कितने ब्लेड चाहिए इस हिसाब से कर सकते हो, या फिर आप कस्टम टेक्सचर भी दे सकते हो। आप डायरेक्टली नेट से मिल जाएंगे आपको टेक्सचर, उस तरह से आप उसे कंट्रोल कर पाओगे। तो मैं डेप्थ ऑफ फील्ड निकाल देता हूँ और यहाँ से बोके ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और इसका फोकस डिस्टेंस जो भी है हम डायरेक्टली हम फिर से यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद पर्सपेक्टिव कंट्रोल, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। लेंस शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर आपका सीन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं फिट हुआ है तो आपको कैमरा मूव करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ से शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्ट करने से क्या होगा, आपका कैमरा वहीं पे रहेगा लेकिन आपका जो भी रेंडर हो रहा है सीन उसको आप राइट को या लेफ्ट को ऐसे थोड़ा सा मूव कर सकते हो। ये वर्टिकल कर सकते हो, यहाँ से इस तरह से ऊपर ले जा सकते हो या नीचे ला सकते हो। तो ये फाइन ट्यून करने के लिए ये शिफ्ट यहाँ पे दिया है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली कैमरा मूव कर सकते हो ना इधर उधर। अगर मुझे यहाँ पे इस तरह से लेना है इधर उधर तो मैं यहाँ से कैमरा हिलाऊंगा ना। ओके, तो उसके बाद आता है टिल्ट करेक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल तभी करोगे आप अगर सपोज जैसे होता है ना कि आप लाइन में रो हाउसेस है, तब उनको सभी को हॉरिजॉन्टली रेंडर करना है परफेक्टली, तो आप ये हॉरिजॉन्टल वाला यूज़ कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कैमरा थोड़ा ऐसे टिल्ट हो जाएगा ना, तो ये जो लाइंस आते हैं ना यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल नहीं आते, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तब जाके आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेके उसको कवर कर सकते हो। इसको बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो भी सीन है वो स्ट्रेच हो जाएगा इस तरह से। देखिए मैं इसको थोड़ा ज़्यादा करके दिखाता हूँ, तो आपका जो भी सीन रहेगा ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा। आप इस लाइन को करेक्ट करने को देखोगे और आपका पूरा सीन खराब हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे वर्टिकल कर सकते हो। वर्टिकल का अच्छा फ़ायदा रहेगा, मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके आऊँगा। आप देख सकते हो ये जो लाइंस है अभी, मैं कैमरा को चाहिए तो थोड़ा सा नीचे ले जाऊंगा और इसको बाद में यहाँ पे आप वर्टिकली उसे मैनुअली कर सकते हो। ठीक है, मैं मैनुअली करने के बजाय सिंपल आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे ऑटो वर्टिकल टिल्ट करेक्शन है, इसको क्लिक कर देना है। आपके सीन में जो भी लाइन रहेंगे वो ऑटोमेटिकली वर्टिकल आ जाएंगे, क्योंकि आर्किटेक्चर फोटोग्राफी में लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इतना याद में रखना है आपको। देखिए जो भी शेप्स है ना, ये आर्किटेक्चर फोटोग्राफी के इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कभी भी आर्क्स, शेप्स, लाइंस, देखिए ये लाइन आर्किटेक्चर फोटोग्राफी में वर्टिकली होता है, ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है। देखिए मैं आपको कोई ये इमेज देखिए, ये दिख रहा है यहाँ पे वर्टिकल, एकदम वर्टिकल है, ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे देख सकते हो। या फिर इसमें देखिए ये जो लाइन्स है एकदम परफेक्ट वर्टिकल है, इसका एक एंड है, डेड एंड है, यहाँ से देखिए आप यहाँ पे देखिए। तो इस तरह से ये काम करता है। और इसके बाद लेंस डिस्टॉर्शन और यहाँ पे क्लिपिंग प्लेन्स है। लेंस डिस्टॉर्शन उतना भी ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसे इस तरह से ये क्रिएट कर देता है। होता है ना कि फिश आई वगैरह होता है, अपने को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, लेकिन ये क्लिपिंग पेन्स है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सिचुएशन होता है ना कि टॉयलेट वॉशरूम ऐसे होता है ना, एक कोजी सिचुएशन होता है, वहाँ पे अगर कैमरा प्लेस करने को भी बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो मैं सिंपल इसको रेडियल पॉली कर देता हूँ। ये ऊपर वाला निकाल देंगे इसका पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है, अब चाहे तो इसको शेल कर सकते हो थोड़ा सा। तो मान लीजिए कि वॉल है, आपने कैमरा अंदर प्लेस कर दिया है इस तरह से, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको अगर रूम के अंदर कैमरा प्लेस करना है तो आपको ऑब्जेक्ट दिखेंगे नहीं, राइट। और अगर आप बाहर लेके आओगे तो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं और वॉल ही दिख रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिपिंग प्लेन्स यूज़ करना है। क्लिपिंग प्लेन्स में आके ये इनेबल कर देना है और इसका जो नियर फ्रेम है आप देखिए, आप यहाँ पे नोटिस करिए एक रेड वाला जा रहा है, वो दीवार को क्रॉस करेगा तब जाके आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा ये रेंडर
ये वॉल इसके बीच में रहेगा, लेकिन रेंडर यही रेंडर होगा जो इस कैमरे में दिख रहा है और आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं इसको रेंडर करके दिखाता हूँ आपको। तो ये जो भी यहाँ पे दीवार है, ये दीवार कोई यहाँ पे देखिए कैमरे में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके रेंडर में नहीं दिख रहा है। इस तरह से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो फार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नियर की ज़रूरत पड़ती है। नियर को आप कंट्रोल करके आप सीन को, छोटे वाले सीन में भी आप कैमरा प्लेस करके रेंडर कर सकते हो। ये इसलिए वो क्लिपिंग प्लेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसके साथ साथ जैसे रेंडर सेटिंग भी आपको चेंज करना है तो रेंडर सेटिंग में ऑलरेडी भी मैंने वीडियो बना दिया है। आप मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए।